इंच इंच करके खंगाला जा रहा है। भारी क्रेनें लगाई गई हैं और हर पत्थर, हर लोहे का टुकड़ा और हर राख के ढेर को इंतहाई एहतियात से उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन और खौफनाक बात यह है कि अब तक नवा की लाश नहीं मिली, न ही उसके बच्चे की कोई बाकियात मिली है। इब्तिदाई उम्मीद यह थी कि मलबे के नीचे से जली हुई या मस्क डिसफिगर्ड लाशें मिलेंगी, लेकिन घंटों की तलाश के बाद सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स की जली हुई लाशें मिली हैं। नवा और उसका बच्चा मुकम्मल तौर पर गायब हैं, जैसे वे हवा में तहलील हो गए हों। यह सूरत ए हाल न सिर्फ तफ्तीशी टीमों बल्कि पूरी इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मामला, मिस्ट्री बन चुकी है। मोसाद की इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डेविड कोहेन ने अपनी टीम के साथ कई नजरियात पर काम शुरू किया है। पहला नजरिया यह है कि शायद धमाके की शिद्दत और हरारत इतनी ज्यादा थी कि इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया और हवा में उडी डडी एच गया। लेकिन फॉरेंसिक माहिरीन का कहना है कि क्लस्टर बम जिस्म के चीथ हडीड है ये उदढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बाकियात जरूर मिलती हैं, चाहे वह हड्डियों के टुकड़े हों या दांत। एक बाप की हैसियत से वह इस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनकी बेटी का न तो जिंदा होने का सबूत है और न ही मुर्दा होने का। वह बार बार चीख कर अपने जनरल से पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह शहीद सुप्रीम लीडर के खून का बदला है। लेकिन ईरानी तर्जुमान ने एक इंतहाई अजीब और पुरअसरार अंदाज में कहा, जिस तरह तुमने हमारे बाप को हमसे छीना, हमने तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, अब देखो कि क्या होता है। ये बयान और भी ज्यादा खौफनाक सवालात पैदा करता है। कोई ठोस सुराग नहीं मिला। नवा नेतन्याहू की गुमशुदगी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मामला बन चुकी है और जब तक इसका हल नहीं मिलता, यह जंग एक न खत्म होने वाले डरावने ख्वाब की तरह जारी रहेगी। आज की रात मशरिक़े वस्ता की तारीख में एक ऐसा स्याह और पुरअसरार बाब लिखा गया है जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया है। तेल अवीव के सबसे महफूज और पुरसुकून इलाके में जो कुछ हुआ वह महज एक फौजी हमला नहीं बल्कि इंतकाम की एक ऐसी दास्तान है जिसने इजरायली वजीर ए आजम बिन्यामीन नेतन्याहू की जाति दुनिया को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन असल कहानी तबाही के बाद शुरू हुई है, एक ऐसी पुरअसरार कहानी जिसका कोई जवाब नहीं मिला और जो हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद खौफनाक होती जा रही है। रात के 2:30 बजे जब तेल अवीव की चमकदार रोशनियां मध्यम पडिड्डी चुकी थीं और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, अचानक आसमान से एक अजीब और खौफनाक सनसनाहट की आवाज आई। यह आम बैलिस्टिक मिसाइल की आवाज नहीं थी बल्कि कुछ और ही था, जैसे मौत खुद आसमान से उतर रही हो। ईरान के पासदारान ए इनकलाब ने इस खौफनाक ऑपरेशन को इंतकाम ए खून का नाम दिया था। तेहरान के ज़ेर ए ज़मीन का खुफिया कमांड सेंटर में, जहां दीवारों पर इसराइल के तफसीली नक्शे लगे थे और हर अहम इमारत को सुर्ख निशानों से निशानजद किया गया था। जब आखिरी बटन दबाया गया तो कमांडर की आंखों में आंसू और इंतकाम का जज्बा दोनों मौजूद थे। क्लस्टर बम एक ऐसा खौफनाक और मोहलिक हथियार है जो फिजा में खुलता है और उसके अंदर से सैकड़ों छोटे बम बारिश की तरह बरसने लगते हैं। एक वसी इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और कोई बचने का रास्ता नहीं छोड़ता। जब यह मिसाइल इजरायली हवाई हदूद में दाखिल हुआ तो आयरन डोम के जदीद सेंसर्स ने फौरी तौर पर इसे डिटेक्ट किया। लेकिन क्लस्टर बमों की खासियत यह है कि उन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है क्योंकि ये हवा में ही बिखर जाते हैं और हर छोटा बम एक अलग हदफ टारगेट बन जाता है। निशाना तेल अवीव का एक इंतहाई महफूज और पुरअमन इलाका था जहां इजरायली हुकूमत के आला ओहदेदार, फौजी जनरल्स और ताकतवर लोग रहते हैं। इसी इलाके में एक खूबसूरत और जदीद तरीन सिक्योरिटी से महफूज इमारत में नेतन्याहू की बेटी नवा अपने छोटे बच्चे के साथ रात को सो रही थी। उसके घर के चारों तरफ मोसाद के खुसूसी एजेंट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के निजाम मौजूद थे। लेकिन आसमान से आने वाली मौत को कोई नहीं रोक सकता।
जब मिसाइल आसमान में एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचा तो उसके अंदर से एक मैकेनिकल आवाज के साथ सैकड़ों छोटे बम निकलने लगे। यह मंजर ऐसा था जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो, जैसे कयामत के फरिश्ते अपने हाथों में तबाही के बीज लेकर जमीन पर बरसा रहे हों। हर छोटा बम सीटी बजाता हुआ नीचे आ रहा था और जहां भी गिरता एक जोरदार धमाका होता। नवा के घर पर भी कई छोटे बम बावख्ता गिरे। पहला धमाका छत को उड़ा गया, दूसरा दीवारों को तोड़ कर अंदर घुस गया, तीसरा जमीन के अंदर घुसकर फटा। आग के शोलों ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। इमारत का ढांचा लर्ज उठा, शीशे हजारों टुकड़ों में बिखर गए और चंद ही सेकंड्स में वह खूबसूरत घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आग के शोले इतने बुलंद थे कि कई मील दूर से देखे जा सकते थे और धुएं के बादलों ने चांद की रोशनी को भी छुपा दिया। सुबह की पहली रोशनी में जब रेस्क्यू टीमें, फायर फाइटर्स और मोसाद के खुसूसी यूनिट्स पहुंचे तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। घर का कोई निशान बाकी नहीं था, सिर्फ धुआं, राख और जली हुई लकद्दे की बू थी। लेकिन यहां से असल कहानी शुरू होती है, एक ऐसी पुरअसरार कहानी जिसने तमाम तफ्तीशी टीमों के होश उड़ा दिए हैं। इजरायली फॉरेंसिक टीम ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। जदीद तरीन थर्मल सेंसर्स, डीएनए टेस्टिंग किट्स, स्निफर कुत्ते और भारी मशीनरी लाई गई। मलबे को इंच इंच करके खंगाला जा रहा है। भारी क्रेनें लगाई गई हैं और हर पत्थर, हर लोहे का टुकड़ा और हर राख के ढेर को इंतहाई एहतियात से उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कुन और खौफनाक बात यह है कि अब तक नवा की लाश नहीं मिली, न ही उसके बच्चे की कोई बाकियात मिली है। इब्तिदाई उम्मीद यह थी कि मलबे के नीचे से जली हुई या मस्क डिसफिगर्ड लाशें मिलेंगी, लेकिन घंटों की तलाश के बाद सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स की जली हुई लाशें मिली हैं। नवा और उसका बच्चा मुकम्मल तौर पर गायब हैं, जैसे वे हवा में तहलील हो गए हों। यह सूरत ए हाल न सिर्फ तफ्तीशी टीमों बल्कि पूरी इजरायली इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मामला, मिस्ट्री बन चुकी है। मोसाद की इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डेविड कोहेन ने अपनी टीम के साथ कई नजरियात पर काम शुरू किया है। पहला नजरिया यह है कि शायद धमाके की शिद्दत और हरारत इतनी ज्यादा थी कि इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया और हवा में उडी डडी एच गया। लेकिन फॉरेंसिक माहिरीन का कहना है कि क्लस्टर बम जिस्म के चीथ हडीड है ये उदढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बाकियात जरूर मिलती हैं, चाहे वह हड्डियों के टुकड़े हों या दांत। एक बाप की हैसियत से वह इस अजियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनकी बेटी का न तो जिंदा होने का सबूत है और न ही मुर्दा होने का। वह बार बार चीख कर अपने जनरल से पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह शहीद सुप्रीम लीडर के खून का बदला है। लेकिन ईरानी तर्जुमान ने एक इंतहाई अजीब और पुरअसरार अंदाज में कहा, जिस तरह तुमने हमारे बाप को हमसे छीना, हमने तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ली। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, अब देखो कि क्या होता है। ये बयान और भी ज्यादा खौफनाक सवालात पैदा करता है। कोई ठोस सुराग नहीं मिला। नवा नेतन्याहू की गुमशुदगी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मामला बन चुकी है और जब तक इसका हल नहीं मिलता, यह जंग एक न खत्म होने वाले डरावने ख्वाब की तरह जारी रहेगी। आज की रात मशरिक़े वस्ता की तारीख में एक ऐसा स्याह और पुरअसरार बाब लिखा गया है जिसने न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया है। तेल अवीव के सबसे महफूज और पुरसुकून इलाके में जो कुछ हुआ वह महज एक फौजी हमला नहीं बल्कि इंतकाम की एक ऐसी दास्तान है जिसने इजरायली वजीर ए आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की जाति दुनिया को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन असल कहानी तबाही के बाद शुरू हुई है, एक ऐसी पुरअसरार कहानी जिसका कोई जवाब नहीं मिला और जो हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद खौफनाक होती जा रही है। रात के 2:30 बजे जब तेल अवीव की चमकदार रोशनियां मध्यम पड़ी चुकी थीं और शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, अचानक आसमान से एक अजीब और खौफनाक सनसनाहट की आवाज आई। यह आम बैलिस्टिक मिसाइल की आवाज नहीं थी बल्कि कुछ और ही था, जैसे मौत खुद आसमान से उतर रही हो। ईरान के पासदारान ए इनकलाब ने इस खौफनाक ऑपरेशन को
इंतकाम एक खून का नाम दिया था। तेहरान के ज़ेर ए ज़मीन का खुफिया कमांड सेंटर में, जहां दीवारों पर इसराइल के तफसीली नक्शे लगे थे और हर अहम इमारत को सुर्ख निशानों से निशानजद किया गया था। जब आखिरी बटन दबाया गया तो कमांडर की आंखों में आंसू और इंतकाम का जज्बा दोनों मौजूद थे। क्लस्टर बम एक ऐसा खौफनाक और मोहलिक हथियार है जो फिजा में खुलता है और उसके अंदर से सैकड़ों छोटे बम बारिश की तरह बरसने लगते हैं। एक वसी इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और कोई बचने का रास्ता नहीं छोड़ देता। जब यह मिसाइल इजरायली हवाई हदूद में दाखिल हुआ तो आयरन डोम के जदीद सेंसर्स ने फौरी तौर पर इसे डिटेक्ट किया, लेकिन क्लस्टर बमों की खासियत यह है कि उन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि ये हवा में ही बिखर जाते हैं और हर छोटा बम एक अलग हदफ टारगेट बन जाता है। निशाना तेल अवीव का एक इंतहाई महफूज और पुरअमन इलाका था, जहां इजरायली हुकूमत के आला ओहदेदार, फौजी जनरल्स और ताकतवर लोग रहते हैं। इसी इलाके में एक खूबसूरत और जदीद तरीन सिक्योरिटी से महफूज इमारत में नेतन्याहू की बेटी नवा अपने छोटे बच्चे के साथ रात को सो रही थी। उसके घर के चारों तरफ मोसाद के खुसूसी एजेंट्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के निजाम मौजूद थे, लेकिन आसमान से आने वाली मौत को कोई नहीं रोक सकता। जब मिसाइल आसमान में एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचा तो उसके अंदर से एक मैकेनिकल आवाज के साथ सैकड़ों छोटे बम निकलने लगे। यह मंजर ऐसा था जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो, जो तकरीबन 80 मीटर नीचे बनाया गया था, वो भी इस नई टेक्नोलॉजी का निशाना बन गया रहे हों। हर छोटा बम सीटी बजाता हुआ नीचे आ रहा था और जहां भी गिरता एक जोरदार धमाका होता। हाइफा में वाक़ एक फौजी बंकर जो तकरीबन 80 मीटर नीचे बनाया गया था, वो भी इस नई टेक्नोलॉजी का निशाना बन गया। दीवारों को तोड़ कर अंदर घुस गया। तीसरा जमीन के अंदर घुसकर फटा। आग के शोलों ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। इमारत का ढांचा लर्ज उठा, शीशे हजारों टुकड़ों में बिखर गए और चंद ही सेकंड्स में वह खूबसूरत घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आग के शोले इतने बुलंद थे कि कई मील दूर से देखे जा सकते थे और धुएं के बादलों ने चांद की रोशनी को भी छुपा दिया। सुबह की पहली रोशनी में जब रेस्क्यू टीमें, फायर फाइटर्स और मोसाद के खुसूसी यूनिट्स पहुंचे तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था।